हेलो क्लास। हम लोग चैप्टर डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंचार्ज और हम लोग लास्ट टॉपिक जो हमारा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेजर द हाउ मेनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द एरिया नॉर्मली, यानी कि जो हमने लास्ट टर्म पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिस्कस किया था। तो जो हमारा एरिया होता है, एरिया से कितनी लाइन जो है परपेंडिकुलरली या नॉर्मली पास कर दे, दैट इज कॉल्ड दी। इसको हम लोगों ने बोला था, क्या बोला था इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। तो मैंने लास्ट टाइम पे डिस्कस कर लिया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग किसे शो करते हैं, फाई या फाई ई इलेक्ट्रिक से। और हमने क्या किया था, ई इंटू, यहां पे हम लोगों ने लास्ट टाइम पर हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्या आया था, E इंटू ई डेल्टा फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू डेल्टा एस। यहाँ पे ये क्या था, मैग्नीट्यूड की, ये क्या था, ये एक मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। फिर हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था और डेल्टा फाई ई इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में E डॉट डेल्टा एस इज इक्वल E कॉट डेल्टा एस या E डॉट डी एस इज इक्वल टू, इस चीज को हम लोगों ने डिस्कस किया था, डेल्टा एस ई डेल्टा एस कॉस थीटा। यहां पे ये क्या था, ए डॉट बी। फिर ये तो किस में था, ये जो हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये किस में था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम पे, क्या किसको डिस्कस कर रहे थे, नॉन यूनिफॉर्म में। अगर हमारी फील्ड कैसी हो, हमारी इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हो, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे। तो सपोज दैट कि हमारे पास, मान लो सपोज कर लो कि कोई हमारे पास कोई इस तरीके से कोई शेप है और उसमें क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से यहाँ इस तरह कुछ, यहाँ पे इस तरीके की पूरी शेप है और चार्जेस वहां पे इस तरह बने हुए हैं। तो हमने क्या किया, बहुत सारे इसमें क्या होंगे, हम क्या करेंगे, इसमें से क्या करेंगे, इसमें से बहुत सारे जो हमारे एरिया होंगे उसमें क्या करेंगे, छोटे छोटे बहुत सारे इसमें एरिया होंगे। तो वी कंसीडर अ क्लोज सरफेस, we consider a closed surface lying inside the field, we consider the closed surface inside the electric field. तो after that we can divide the surface, हम लोग क्या करेंगे, we can divide the surface, इस सरफेस को हम लोग क्या करेंगे, इस सरफेस को हम लोग डिवाइड कर लेंगे स्मॉल एरिया एलिमेंट में। we can divide the, मान लो S1 S2 S3 इस तरह करके डेल्टा S1, यानी क्या करें हम, बहुत n नंबर ऑफ इसमें कर दे। तो सपोज करो कि मैंने कोई छोटा सा एक यहाँ पे एरिया ले लिया, इसको मैंने कह दिया क्या, डेल्टा S, मैंने यहाँ पे कह दिया इसको डेल्टा S1, या वेरी स्मॉल है तो मैंने कह दिया DS1 मैंने कह दिया। अब मैंने बताया था कि क्या होता है, जो एरिया वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एरिया एलिमेंट एंड रेडियली आउटवर्ड। ओके, तो ये क्या होगा, इसके ये यहां पर ऐसे है तो यहां पे ये इस साइड, यहां पर इस साइड हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सपोज कर लिया कि वो इस साइड है और इसके बीच में एंगल यहां पर बन रहा है, थीटा बन रहा है। इस तरह करके क्या होगा, इस तरह बहुत सारे एलिमेंट होंगे, बहुत सारे एलिमेंट यहां पे हम इस तरह ले लें, यहां पे बहुत सारे। तो हमको क्या करना है, ये एक हमारा क्या है, एक क्लोज सरफेस है और उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस एस कितना हो जाएगा, इस तरह करके हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, E1 डेल्टा, मान लिया कि ये 1 है, E डेल्टा S1 E2 डेल्टा S2, इस तरह En डॉट डेल्टा Sn, इस तरह बहुत सारे हो गए। इसको हम क्या करें, समेशन के फॉर्म में अगर मैं लिख लूं, I is equal to 1 to n Ei dot delta Si, this is the summation फॉर्म में। अब मैं क्या करूं, अगर मैं कंसीडर करूं if n tends to infinity, हमारे पास क्या है, इसका मतलब क्या है, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, अगर मेरे पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, then delta s tends to 0, delta s tends to 0, it means यहां पर यानी क्या करेंगे, the above sum approaches, the above sum approaches
सरफेस इंटीग्रल। क्या करेगा? एक सरफेस इंटीग्रल। यहां पर एक नया वर्ड आया हमारे पास, इंटीग्रल। अब यहां पर एक नया वर्ड है इंटीग्रल। इंटीग्रल का मतलब क्या होता है? हम लोगों को फिजिक्स में इंटीग्रल का यूज हम वहां करेंगे जहां पर कहीं भी हमको क्या हो, नंबर ऑफ सम, बहुत चीजों को हम लोगों ने पार्ट में डिवाइड कर लिया हो और सब का हमें क्या करना हो, सम करना हो। जैसे हमने यहाँ पे क्या, यहाँ पे ये एक क्लोज सरफेस है, इसको मैंने क्या कर लिया, डिफरेंट एक वेरी स्मॉल एरिया, एक लिया S1 S2 SN। अब उसको हमें क्या करना है, सम करना है। तो सम करने में क्या होगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इंटीग्रेशन की हेल्प लेते हैं। तो दिस इज नाउ दी सम अप्रोचेस सरफेस इंटीग्रल। तो हम लोग इसको अप्रोच करेंगे, सरफेस इंटीग्रल की अप्रोच करेंगे। तो दैट इज, इसका मतलब क्या हो गया, phi e is equal to, here this is the symbol of integration, this is the symbol of integration e dot ds। क्या हो गया ये e dot ds? कब हो गया, जब मैं इसको डेल्टा s टेंड्स टू 0 करूंगा। जब मैं इस लिमिट को, यानी कि n इंफिनिटी नंबर ऑफ एरिया एलिमेंट्स होंगे, देन डेल्टा s टेंड्स टू 0। जब डेल्टा s टेंड्स टू 0 करो उस समय दिस इज द ds। तो और यहां पर एक चीज हम लोग, और यहां पे सरफेस कैसा था, क्लोज था। तो दिस इज द सिंबल, यानी कि ये अगर इंटीग्रेशन में अगर ये सिंबल लग जाएगा, इसका मतलब हुआ क्लोज्ड। और यहां पर s कैसा सरफेस है। ओके, तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस open or closed. This is total flux through a surface open or closed is equal to the surface integral of the electric field taken over the surface. So that is your formula of the electric field. तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के ये फॉर्मूले हो गए। ओके बच्चों, तो अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस टाइप की, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है ये, स्केलर क्वांटिटी है। ये एक स्केलर क्वांटिटी, यानी कि इसमें मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शंस नहीं होते हैं। ओके, अब अगर हम इसकी यूनिट्स की बात मैं करूं, इसकी यूनिट की, तो phi e इज इक्वल टू, यहां पे लिखा हुआ है, यहां क्या, E डॉट S। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या यूनिट होती है, न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू F अपॉन Q, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यूनिट ऑफ S। तो SI यूनिट ऑफ, हम लोग तो डिस्कस करते हैं SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो न्यूटन पर कूलम। और ये सरफेस, ये क्या है, ये एक सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो इसको हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। तो दिस इज दी, ये क्या हो गया, ये इसका क्या हो गया, यूनिट हो गई। क्या हो गई इसकी, ये यूनिट हो गई। ओके बच्चों, तो ये इसका यूनिट हो गया। और ये कैसी क्वांटिटी होती है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ओके, ठीक इसी तरह हम लोग क्या मालूम कर सकते हैं, इसका डायमेंशन, इसकी डायमेंशन फार्मूला। अब इसकी डायमेंशन फार्मूला करना है, सरफेस का तो हमें पता है, तो E का हम लोग कैसे निकालें, E इज इक्वल टू F अपॉन Q। क्या होता है, ml t की पावर -2 और Q का क्या होता है, at। तो क्या हो जाएगा, ml t की पावर -3 a की पावर -1। दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या हो जाएगा यहां से, phi E is equal to ml t की पावर -3 a की पावर -1 और दिस इज l स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा, ml की पावर 3, ये 2 और ये 1, t की पावर -3 a की पावर -1। तो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप बोर्ड के पेपर को देखिएगा तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम ये पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स विच टाइप ऑफ क्वांटिटी एंड व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या डायमेंशन के बारे में 1 मार्क्स का क्वेश्चन
एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है, हाफ मार्क्स का या 1 मार्क्स का क्वेश्चन अक्सर ये बोर्ड में डिस्कस करते हैं। नाउ द नेक्स्ट, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड द फेमस टॉपिक, दिस इज द गॉस थ्योरम। अब ये जो गॉस थ्योरम की बात हम लोग कर रहे हैं, तो गॉस थ्योरम का हम लोग इस आखिर में आंसर में यूज क्यों कर रहे हैं? गॉस थ्योरम के थ्रू हम लोग क्या मालूम करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज भी हम जानते हैं। हम इलेक्ट्रिक डायपोल सिस्टम भी पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग एक्सियल पोजीशन के थ्रू भी मालूम करते हैं और इंडॉन पोजीशन भी मालूम करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, तो एक्चुअल में यहाँ पर हम लोग जो चार्जेस को डिस्कस करते हैं वो कैसे होते हैं? कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। यहां पर एक नया टर्म आना रहेगा, यानी कि चार्जेस कैसे हो? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हमें यहां पर समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो क्या होता है? वी कैन डील विद द चार्जेस much greater in magnitude than the charge on electron। कहने का मतलब कि चार्ज का जो चार्ज होता है, जो मैंने एक फार्मूला पढ़ाया था, Q is equal to Ne, this is equal to कि charges much greater in magnitude, charges is much greater than magnitude than the charge on electron। तो there it means क्वांटम इफेक्ट। क्वांटम इफेक्ट को यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? क्वांटम इफेक्ट को यहां पर इग्नोर करना पड़ेगा। क्वांटम इफेक्ट को हमको यहां पर इग्नोर करना पड़ेगा। क्वांटम नेचर ऑफ द चार्ज इग्नोर एंड इमेजिन। हमको यहां पे क्या करना पड़ेगा? क्वांटम इफेक्ट को यहां पर इग्नोर करना पड़ेगा और इमेजिन, हमें क्या इमेजिन दैट चार्ज इज स्प्रेड। इमेजिन, हमको एक यहां पर इमेजिन करना पड़ेगा, चार्ज इज स्प्रेड। चार्ज इज स्प्रेड। चार्ज क्या होते हैं? चार्ज इज स्प्रेड इन अ रीजन इन कंटिन्यूअस। क्या एक दो नहीं, पूरे सरफेस में चार्जेस क्या है? कंटिन्यूअस वो है, कंटिन्यूअस मैनर में है। यहां पर हम लोग क्या करेंगे? क्वांटम नेचर को छोड़ देंगे, यानी कि चार्जेस को हम लोग डिस्क्रीट नहीं ट्रीट करेंगे। हम लोग यहां पर चार्जेस को कैसा करेंगे? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि सरफेस पे पूरी तरफ क्या है? बहुत सारे चार्जेस यहां पर डिस्कस करेंगे। तो अगर हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हो जाएं, यानी कंटिन्यूअस मैनर में, तो हम उसको कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करेंगे? तो अगर जो हमको पहले से जो रूल हमें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज या मल्टीप्लाई, उसके थ्रू करने में हमें क्या होगा? बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। और फिर हमको 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल स्पेस में निकालना हो तो बहुत सो मच टाइम लगेगा। तो इसलिए यहां पर क्या किया गॉस ने? एक यहां पर क्या किया? इन सब प्रॉब्लम को इसको सॉल्व करने के लिए, ताकि ये प्रॉब्लम ना आए, तो क्या किया? एक गॉस थ्योरम यहां पर क्या है? एक गॉस थ्योरम का एक यहां पर कॉन्सेप्ट आया। इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करने के लिए क्या किया? तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि गॉस थ्योरम क्या है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम स्टेट्स दैट, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम states that the total flux through a closed surface is 1 upon epsilon naught times 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed by the surface, by the closed surface. So this is the statement. Gauss theorem states that the total flux, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, the total electric flux through a closed surface, अभी भी मैंने यहां पर
क्लोज्ड सरफेस की बात की थी कि कैसा हो, क्लोज्ड सरफेस is 1 upon epsilon naught times the net charge encloses by, तो it means that is phi e is equal to integral surface integral E dot delta s या ds is equal to q upon epsilon naught. तो this is the statement of electric flux. This is the statement of, अब हम लोग इसके प्रूफ के कैसे इसको हम लोग प्रूफ करते हैं इसको देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं यहां पर, सबसे पहले for the sake of simplicity we can prove the Gauss theorem. consider हम लोग क्या कंसीडर करें, कंसीडर फॉर एन isolated point charge, isolated positive point charge, एक हम लोग ले लेते हैं Q, एक चार्ज को Q ले हम लोग को एक कंसीडर कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने एक चार्ज यहां पर एक Q एक चार्ज को ले लिया, फिर उसके बाद क्या किया, सपोज द सरफेस ऑफ ए स्फीयर, हमने क्या किया, इसके चारों ओर क्या कर दिया, एक हाइपोथेटिकल स्फीयर ड्रॉ कर दिया। कैसा कर दिया, एक हाइपोथेटिकल, और यानी कि इसके ये यहां पर है, तो मैंने क्या किया, यहां पर मैंने एक क्या कर दिया, एक हाइपोथेटिकल एक स्फीयर ड्रॉ कर दिया। किसके चारों ओर, अराउंड दी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, और जो जिसकी जो यहां पे अगर ये सेंटर है तो ये चार्ज यहां पे रखा हुआ है, तो अगर ये यहां पे है तो ये सपोज कर लिया कि ये इसकी क्या है, यहां पर ये रेडियस है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक स्फीयर है, एक क्या हो गया, एक स्फीयर हो गया, यानी कि क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड एक हमारे पास एक क्लोज सरफेस एस हो गया, जो क्या कर रहा है, जिसने एक चार्ज को क्या कर लिया है, क्लोज, यानी कि चार्ज क्या है, इस सरफेस के अंदर, इसके अंदर एक चार्ज है। ओके, रेडियस आर एंड सेंटर, इसके सेंटर पे क्या रखा है, इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा है, और इस सरफेस को मैंने क्या कहा, गॉसियन सरफेस, क्या कहा, गॉसियन सरफेस। अब यहां पर सबके दिमाग में एक बात आ रही है कि सर ने ये गॉसियन सरफेस कहां से रख दिया। तो गॉसियन सरफेस क्या है, गॉसियन सरफेस इज द हाइपोथेटिकल, ये क्या है, एक हाइपोथेटिकल क्लोज्ड सरफेस है इनक्लोजिंग ए चार्ज। क्या होती है, ये क्या होता है, गॉसियन सरफेस इज अ हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज, चार्ज को क्लोज करने के लिए एक क्या होती है, एक करने के लिए एक सरफेस होता है। तो अब हमारी डिफरेंट ज्योमेट्री हो सकती है, यहां पे चार्ज है तो हमने स्फीयर ले लिया, हो सकता हो कभी चार्जेस अगर वो लीनियर में हो तो हम वहां पर सिलेंडर बन जाए, या कहीं पर शीट बन जाए, कहीं रेक्टेंगल हो सकता है। तो डिफरेंट गॉसियन सरफेसेस हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिमेट्री। ओके बच्चों, तो ये हम लोग ने यहां पर डिस्कस किया। तो अब मैं सपोज कर लेता हूं, अब भाई क्या है, अब यहां पे बहुत सारे इसमें एरिया होंगे, तो मैं सपोज कर लेता हूं कि यहां पर कोई एक, यहां पर मैं एक एरिया ले लेता हूं, एक छोटा सा एक स्मॉल एरिया में, और मैं क्या करता हूं, यहां से इसकी लाइन को यहां पर क्या करता हूं, यहां पर ऐसे इसको लाइन को मिला देता हूं। ओके, अब यहां पे ये एरिया है, तो एरिया पे यहां पे क्या होगा, हमें ये क्या है, ये कैसा एरिया है, ये वेरी एक स्मॉल एरिया, मैंने सपोज कर दिया कि ये कैसा है, ds, जो ये हमारा जो एलिमेंट है, स्मॉल एरिया एलिमेंट है, वो क्या है, ds है, एरिया एलिमेंट है। यानी कि अगर मैं एरिया वेक्टर खींचूंगा तो एरिया वेक्टर क्या होता है, इसके ऊपर क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड, कैसा होगा, रेडियली आउटवर्ड इसके ऊपर डायरेक्शन होंगे, और इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी कैसी है, सेम है। यानी कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन यहाँ पर क्या है, सेम है। तो जब ऐसी कंडीशन होगी तो हम लोग डिस्कस करते हैं कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिया, इस प्रूफ को प्रूफ करने में सबसे पहले हमने लिया एक पॉइंट चार्ज लिया, पॉइंट चार्ज क्या लिया, एक पॉइंट चार्ज लिया, और उसके r डिस्टेंस पर एक गॉसियन सरफेस या गॉसियन स्फीयर ड्रॉ किया, जिसने क्या किया, उस चार्ज को इनक्लोज कर दिया। क्योंकि जो ये गॉस लॉ है, गॉस लॉ इज
ट्रू ओनली फॉर द क्लोज सरफेस। ये जो गॉस लॉ है ये सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए ही ट्रू है, जो ओपन सरफेस के लिए ट्रू नहीं है। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, गॉस लॉ का यूज करेंगे। तो गॉस लॉ में हम लोग गॉस लॉ में अब यहां पे तो क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है, E is equal to 1/4 pi epsilon naught Q upon R square। ये तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब क्या होगा, द फील्ड यहां पे क्या है, एंड द फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। फील्ड कैसी है, रेडियली आउटवर्ड एट all point on the surface S। सरफेस S पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर कैसी है, क्योंकि पॉइंट चार्ज मैंने कैसे बताया था, अगर एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड, यानी कि पॉइंट चार्ज से इंफिनिटी की ओर जाती है। तो हम अगर इस पे चाहे यहां निकालें, चाहे यहां पे निकालें, चाहे यहां निकालें, चाहे यहां, चाहे यहां, कहीं भी निकालें, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा कैसे रहेगी, रेडियली आउटवर्ड रहेगी। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया एलिमेंट कैसा है, और एरिया वेक्टर क्या है, रेडियली आउटवर्ड। तो इनके बीच रेडियली आउटवर्ड है, तो क्या होगा, इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री। तो फ्लक्स हम यहां से कैलकुलेट कर लें। फ्लक्स अभी मैंने बताया कि फ्लक्स निकालने का तरीका क्या होता है, फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला तो क्या होता है, E डॉट ds। तो मैं यहां पे लिखूंगा E ds cos 0, और cos 0 की वैल्यू यहां कितना हो जाएगा, E ds। अब मैं यहां पे क्या लगा दूंगा, अब मैं यहां पे लगा दूंगा टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला। क्या लगा दूंगा, टोटल फ्लक्स का फार्मूला। तो टोटल फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस, टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस क्या होता है, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एस ई डॉट ds, E dot ds, this is यहां पे this is d phi, this is phi e, this is surface integral, this is E dot ds। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करना है तो कैसा हो जाएगा, E this is ds, यहां पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे क्या हो जाएगा, ds यहां पर हो जाएगा। ओके, तो यहां पे क्या हो जाएगा, E, और ये क्या हो जाएगा, ये क्या है एक्चुअल में, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। और सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर क्या होता है, अगर मैं यहां पे लिखूं तो ये क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, और यहां पे सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई R स्क्वायर, क्योंकि स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई R स्क्वायर। तो R स्क्वायर यहां से कट गया, 4 पाई कट गया, तो कितना बचा, तो कितना आया, फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हेंस प्रूव्ड, हेंस क्या हो गया, यहां पे क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। ओके बच्चों, तो ये क्या हो गया, ये बहुत इसका गॉस थ्योरम का बहुत ही सिंपल प्रूफ है। मोस्ट ऑफ अक्सर एग्जाम्स में 2 मार्क्स में इसका प्रूफ को पूछ लिया जाता है। तो इसके थ्रू हम लोगों ने जाना कि अगर कोई जहां पर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का कॉन्सेप्ट हो, जैसे चार्जेस क्या हो 3 डायमेंशनल स्पेस में पूरी तरह से स्प्रेड हो जाए चारों डायरेक्शन में, तो हाउ कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, तो इस तरीके की कंडीशन करके यहां पर निकालेंगे। तो अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है गॉस लॉ से रिलेटेड उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट इसके क्या है कि जो गॉस लॉ होता है, गॉस लॉ इज वैलिड ओनली
गॉस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर क्लोज सरफेस। किसके लिए है? ये क्लोज सरफेस के लिए ही है। और ये जो सिंबल है किसका है? ये एक इंटीग्रेशन, ये सिंबल ऑफ, ये सिंबल किसका? इंटीग्रेशन का। और इसके ऊपर जो रिंग लग जाता है तो दिस इज द रिप्रेजेंट्स द क्लोज सरफेस। ओके, फॉर द एनी क्लोज सरफेस ऑफ एनी शेप और एनी जनरल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पर आते हैं। इफ द नेट चार्ज enclosed by a closed surface is zero। अगर कहने का मतलब क्या हो कि कोई एक ऐसी सरफेस हो और उसके अंदर चार्ज क्या हो? इफ द नेट चार्ज enclosed, कोई सरफेस है ये और अंदर क्या हो? नेट चार्ज enclosed by the surface is zero। अगर चार्ज जीरो हो देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब ये नहीं कि जब, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा जो गॉस लॉ है, गॉस लॉ इज ट्रू ओनली फॉर द क्लोज सरफेस एंड चार्जेस इनसाइड दिस इनक्लोज सरफेस। इफ चार्जेस इज नॉट इनसाइड दिस क्लोज सरफेस देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी जीरो। ओके, so that is this is the Gauss law। and now discuss the third point। The charge q appearing in the Gauss theorem includes sum of all the charges located anywhere inside the closed surface। अब यहां पे इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट क्या कहता है? थर्ड पॉइंट अकॉर्डिंग टू यहां पे गॉस थ्योरम्स में ये कहता है द चार्ज q appearing on the Gauss theorem includes sum of all the charges located inside the closed surface। यानी कहने का मतलब कि जो गॉस थ्योरम में जो चार्जेस हैं वो सारे चार्जेस को इंक्लूड करता है। ऐसा नहीं कि एक चार्ज, किसी चार्जेस को वो क्या करते हैं हम छोड़ देंगे। तो गॉस थ्योरम में हम जितने भी चार्जेस होते हैं इनसाइड द सरफेस ऑल चार्जेस को कंसीडर करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एक सरफेस ऐसे है और एक सरफेस ऐसे है, सपोज करो कि एक चार्ज q ये है और एक चार्ज q ये है, और हमसे इस कंडीशन में पूछा जाए कि टोटल फ्लक्स कितना होगा, तब टोटल फ्लक्स q अपॉन q प्लस q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सरफेस के अंदर अगर सरफेस है और जितने भी चार्जेस हैं हमको सब उसका क्या होता है सम, सभी चार्जेस का क्या होता है सम हो, इसमें सम लिया जाता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, द इलेक्ट्रिक फील्ड appearing in Gauss theorem is due to all charges both inside and outside the closed surface। It means the charge q appearing in the theorem, the charge q appearing in the theorem is the only contained in the closed surface। इस कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां पर जब हम लोग गॉस थ्योरम में जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो जो चार्जेस हैं यानी कि ऑल द चार्जेस स्प्रेडिंग इन द सरफेस, यानी कि यहां पर जो सरफेस पे सारे चार्जेस होंगे और इनसाइड द चार्जेस, सारे चार्जेस को हमको क्या करना पड़ेगा कंटेन्ड करना पड़ेगा। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपीयरिंग इन गॉस थ्योरम ड्यू टू ऑल चार्जेस इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लोज सरफेस, यानी कि इनसाइड भी चार्जेस को लेना पड़ेगा और आउटसाइड भी चार्जेस ले लेगा। पर एक बात इंपॉर्टेंट है कि अगर इसके अंदर चार्ज नहीं होगा तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्प्रेड ऊपर ही करेगा। ओके, और दिस इज आपको पता यहां पे कि जो कूलम्स लॉ होता है, कूलम्स लॉ क्या करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। तो सिमिलरली जो गॉस लॉ होता है, गॉस लॉ यहां पे गॉस थ्योरम इज बेस्ड ऑन द इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन डिस्टेंस कंटेन्ड इन द कूलम्ब लॉ। जो गॉस थ्योरम होता है, गॉस थ्योरम इज बेस्ड ऑन द इनवर्स स्क्वायर्स डिपेंडेंस on distance contained in the Coulomb law। In fact, it is applicable to any field obeying the inverse square law। It will not hold any case of any departure from inverse square law। और एक important बात, for any medium, for a medium, suppose that कि for any medium, this is the
this is the permittivity in any medium and or dielectric constant अगर K है, then the Gauss theorem अगर हमें किसी दूसरे मीडियम की अगर हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम है, देन जो टोटल फ्लक्स होगा वो क्या होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन या Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट। तो ये कुछ इसके स्पेशल पॉइंट थे गॉसेस थ्योरम के, जिसको कि हम लोगों ने डिस्कस किया, गॉस थ्योरम और इलेक्ट्रिक फ्लक्स एरिया वेक्टर। नेक्स्ट टर्न पर मैं डिस्कस करूंगा इसके एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ के बारे में एक बार डिस्कस करूंगा। और आपको अगर कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस जरूर उस पर डालिए। ओके बच्चों, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो तुरंत मिल सके। और मैं बहुत जल्दी जितने भी टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं सबके न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को जल्दी एक वीडियो में डिस्कस करूंगा। थैंक यू।